प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आप सभी को पता ही है, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 7 हिंदी कहानी। परसों की क्लास में मैंने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को पढ़ाया था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दुलाई वाली कहानी। ये दोनों कहानी जो है राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की कहानी है। कहानी पढ़ने से पहले 2 मिनट में आप सभी से बातें करना चाहूँगी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। आप सभी को पता ही है कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर जो है नोटिस आया हुआ है। तो वो नोटिस जो है बिल्कुल 100% सही है, वो फेक न्यूज़ नहीं है, फेक नोटिस नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी फेक भी बोल रहे हैं उसको, तो आप लोग फेक मत मानिए, है ना। बिल्कुल 100% सही है, मैंने भी पता किया है उसको, है ना। खैर इतना लिंक नहीं है मेरा, लेकिन जो भी है मैंने पता किया है तो वो बिल्कुल सही है। तो जिसका मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था, 2-2.5 सालों से बेसब्री से इंतज़ार था इसका, और मैं बहुत खुश हूँ। तो दिन रात एक करने वाली हूँ इसकी तैयारी में मैं, है ना। तो यूजीसी नेट का जो मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ, इसका जो है पूरा यूनिट मैंने कवर करा दिया है। यूनिट 10 और यूनिट 7 मैंने नहीं कराया था। तो यूनिट 7 अभी हाल ही में कंप्लीट कराया है, परसों तरसों जो है वो कंप्लीट हुआ है। और यूनिट 7 जो अभी मैं क्लासेस ले रही हूँ, इसको भी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी और यूनिट 10 से जो है प्रैक्टिस में पूरा कंप्लीट आप लोगों को करा के दूंगी, है ना। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैं पेपर की तैयारी में जो है थोड़ा लगूंगी अब, है ना। और टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस भी मैं एक तरफ से उसको भी करवाऊँगी। खैर इसका मैं वीडियो प्रॉपर मैं एक वीडियो बना दूँगी कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है आप लोगों को, है ना। बहुत अच्छे से इसका जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे तैयारी आप लोगों को करनी है ना। तो चलिए आज की कहानी हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं दुलाई वाली कहानी। यह कहानी जो है राजेंद्र बाला घोष, जिसको हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। राजेंद्र बाला घोष का जन्म जो है 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882। और मृत्यु 1952। ठीक है। प्रकाशन वर्ष है 1907 और यह कहानी भी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। मुख्य पात्र कौन कौन से हम देख लेते हैं। इसमें मुख्य पात्र हैं वंशीधर, जो जानकी के पति हैं, इलाहाबाद के निवासी रहते हैं और नवल किशोर के मित्र हैं। उसके बाद है नवल किशोर, तो वंशीधर का ममेरा भाई और घनिष्ठ मित्र। ममेरा भाई रहता है लेकिन घनिष्ठ मित्रता इनमें जो है बहुत होती है। जानकी जो है वंशीधर की पत्नी है। ये तीनों जो है मुख्य पात्र हैं। बात कर लेते हैं गौड़ पात्र, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मुख्य पात्र और गौड़ पात्र दोनों जो है पूछा जाता है। गौड़ पात्र है सीता, जो जानकी देवी की बहन है। इसकी उम्र है 10 वर्ष। ये प्रश्न आ चुका है, ये एक एक प्रश्न है आप सभी के लिए, है ना। उसके बाद है वंशीधर की सास, वंशीधर का साला। कहारिन है, जो जानकी के मायके की नौकरानी है, इक्के वाला है। ये सभी जो है गौड़ पात्र हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीता। अभी जो पेपर हुआ है हाल ही में, यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ सितंबर में, उसमें जो पूछा गया था कि सीता की उम्र कितनी है ना। तो उम्र याद रखेंगे आप लोग। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, उसके बाद कहानी की ओर कहानी पढ़ना में स्टार्ट करेंगे। कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में ख़त्म होती है। यानी कहानी की स्टार्टिंग जो है काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होता है और इलाहाबाद में ख़त्म होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दुलाई का अर्थ है एक प्रकार का चादर या चूनर, जिससे घूंघट के रूप में ओढ़ा जाता है। जैसे नई नवेली दुल्हन जो है चादर ओढ़ती है, उसी को हम यहाँ पे जो है दुलाई कहा गया। यानी दुलाई का अर्थ जो है चूनर या चादर होता है। काशी और उसके आसपास के जनजीवन व स्त्री पुरुष के सोच तथा मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण किया गया है इस कहानी में। इस कहानी में जो है विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर व्यंग है। मनोरंजन कहानी है ये। अब जो यहाँ से हम कहानी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदौलिया की तरफ जा रहा था। किधर जा रहा था? गदौलिया की तरफ। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया ले लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। कितने बज रहे थे? 11। टाइम याद रखेंगे। पूछ सकता है कि इन पंक्तियों से जो है किस कहानी की शुरुआत होती है ना। पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि इन पंक्तियों से या इस कथन से जो है किस कहानी की शुरुआत होती है।
है ना। तो धुलाई वाली कहानी राइट आंसर हमारा होगा। आगे देखेंगे, गदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़ाधड़ हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। किसको पुकारा था? सीता सीता कहकर। आगे देखेंगे, क्या है कहती हुई 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। यानी सीता की उम्र में कितनी बताए गए हैं? 10 वर्ष। जो है सीता जो है क्या है कहते हुए जो है आकर वहाँ पे खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता ज़रा अपनी बहन को बुला ला। फिर सीता कहती है अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते कि तुम तो जानते हो कि मुँह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती है तो मालूम पड़ता। मतलब उसको कहती है कि तुमने कभी लड़की विदा किया होता तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में नहीं हो सकता, आज किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। ध्यान से इस कहानी को पढ़ेंगे क्योंकि पंक्तियों को क्रम से लगाने के लिए भी प्रश्न आता है कि इन पंक्तियों को जो है आप क्रम में लगाइए, है ना। यहाँ से एक लाइन दो लाइन पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि इसको क्रम में लगाइए। चलिए आगे देखेंगे, तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। यह बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहा है। नवल किशोर कहाँ से आ रहा है? कलकत्ते से आ रहा है। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ले आ रहा है। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया है। हम सब लोग मुग़ल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। मुग़ल सराय के साथ ही कहाँ चलेंगे? इलाहाबाद चलेंगे। उसका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तो कल के बदले आज ही सही। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सभी, है ना, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कहती है कि हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती बटा लग जाएगा, यानी दोस्ती टूट जाएगी। अब तो किसी तरह रोकोगे नहीं, ज़रूर ही उसके साथ ही जाओगे, पर मेरे को तो नाको दम आ जाएगी। फिर कहता है क्यों, किस बात से? उसकी हंसी और किससे? जानकी कहती है उसकी हंसी और किससे, यानी नवल किशोर की हंसी से, है ना। फिर कहती है कि हंसी ठठावी राह में अच्छी लगती है, उसकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पुड़िया काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। भाभी जी ने बात उड़ा दी सही, वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ये दे सकता है, पूछ सकता है किस कहानी से लिया गया है। आगे देखिए, बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि वो बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी से बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लगी, है ना, रोने लगती है। फिर बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। बंसीधर कहाँ के रहने वाले थे? तो इलाहाबाद के रहने वाले थे। बनारस में ससुराल था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंसीधर कहाँ के रहने वाले थे? तो इलाहाबाद के, और इनका ससुराल कहाँ था? तो बनारस का। 2 शहरों का नाम यहाँ पे आपको पता चला, है ना, इलाहाबाद और बनारस। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवा कोई नहीं है। यानी इनके ससुराल में कौन है? तो एक साला है, एक साली है और इनकी सास है, 3 मेंबर हैं, ठीक।
नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। नवल किशोर जो है बंसीधर का कौन है, तो दूर के रिश्ते में जो ममेरा भाई है, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए सीता बहन जो है संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती रोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय था। 1 बजने पर जो है स्टेशन जाने का इनका जो है समय था। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं थी। 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने के से जो है काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन कहती है मतलब पैसे वाले को सब लोग पूछते हैं, जिसके पास पैसे नहीं रहता है उसको कौन पूछे। ये कौन कहता है, कहारिन। जैसे कहारिन मैंने बताया पहले ही पात्र है, इनके घर की नौकरानी पहले रहती है ना। कहती हैं सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वे हर घड़ी बिछौने से बात करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक हो तो। बंसीधर बोले नहीं तुम नहीं, क्योंकि तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जानता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले ही घर की स्त्रियां में बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही लाऊं। क्या लाते हैं, एक पालकी गाड़ी है ना, पालकी गाड़ी ही लाऊं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा। कितना किराया मांगा गाड़ी वाले ने, 1.5 रुपया। ये भी याद रखिएगा आप लोग, 1.5 रुपया किराया मांगता है। तब बंसीधर ने कहा कि चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम है, इक्का ही सही, पहुँचने से तो मतलब है ना। कुछ नवल किशोर तो यहाँ के साथ नहीं है, इलाहाबाद में देखा जाएगा। कहते हैं नवल किशोर तो यहाँ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। आगे है बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जो है जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। कहाँ पे, सिकरौल। पूछ सकता है कि सिकरौल स्टेशन का जिक्र या उल्लेख किस कहानी में हुआ है, तो धुलाई वाली कहानी में हुआ है, याद रखेंगे आप लोग, सिकरौल। आगे है दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, यानी ऐसे पूछा कि मतलब इक्का वाला ना सुने, है ना। पूछती है क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए। फिर जो बंसीधर कहते हैं कि नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हैं। नवल जो है कैसा स्वभाव का है, तो वो कट्टर स्वदेशी है। वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना नहीं रहेंगे, और बात भी ठीक है। नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी काम लगेगा, सही पर रहेगा तो देश में ही। यानी हम विलायती सामान क्यों ले तो अपने देसी सामान ले, है ना। आगे है कि जानकी ज़रा भौवें टेढ़ी करके बोली, ओह धोती तो धोती, पहनने से काम है, क्या यह बुरी है। यानी धोती तो धोती है, पहनने से मतलब है, क्या यह बुरा है। आगे कहते हैं कि इतने में स्टेशन के कूलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कूली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़ी दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिरक्कर बोले,
अगर मैं ड्योढ़ी दरवाजे का ही टिकट लूँ तो। इक्के वाले चुप हो रहा। इक्के वाला जो है चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। अब देखिए राजघाट का भी उल्लेख है इसमें और मुगल सराय पहुँचे। राजघाट पार करके कहाँ पहुँचते हैं? मुगल सराय। ठीक, वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। वहाँ पुल लांघकर जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों में दोहरा गए, तहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डब्बे में देखा, किंतु नवल किशोर नहीं मिले। अब जो है मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर जो है बंसीधर बैठते हैं जानकी के साथ, और जो भी ट्रेन आती है उसमें देखते रहते हैं कि नवल किशोर आया कि नहीं, लेकिन वो नहीं मिलता है ना। अंत को आप खिजला उठे। अंत को जो है मतलब अंत में जो है बंसीधर खिजला उठता है, गुस्सा होता है और सोचने लगे कि मुझे तो वैसे भी चिट्ठी लिखी और आप ना आए। अब आप मुझे चिट्ठी लिखकर अपने आप नहीं आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का है कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वो पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? जानकी, किसने पूछा? जानकी ने पूछा, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया होगा, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़ी का था, पर ड्योढ़ी दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने जाने वाले मुसाफिर से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्रियां बैठी थीं। कितनी स्त्रियां? जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर जो है 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। कहाँ पहुंची? मिर्ज़ापुर। अब देखिए यहाँ से मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। किसकी? पेटराम की। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसका पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे के हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुँचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लूँ, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़ी में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। आगे देखिए, बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में से एक उत्तर भी आ गया। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। अब वो स्त्री देखिए, अभी पता चलेगा आगे कौन थी। उनके पास वाले कमरे में जो एक भले घर की स्त्री बैठी थी, वो बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचका कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वो मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह।
वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण थे। अब ये भी देखिए गौड़ पात्र में आएंगे ये, ठीक ना। ये जो है 3-4 जो प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां थी ये गौड़ पात्र में आएंगी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही अइला हो, देखो रोवल करत हई। मतलब इनके आदमी जो है नहीं आए, ये बेचारी रो रही है। दूसरी बोली, अरे दूसरा गाड़ी में बैठे हुई हैं। फिर पहली बोली, दूर बो रही ई जनानी गाड़ी थेड़े है, ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी फिर बोली, तऊ हो भलू हो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जापुरा चढ़ी हूँ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह सुन सके। आगे देखिए, तब पहली महिला बोली, हट हम पूछिला ना। मतलब कहती है कि हट जाओ, मैं पूछती हूँ। हम कहाँ उतरबू हो? आए इलाहाबाद यानी इलाहाबाद से। दूसरी बोली, इलाहाबाद कौन गांव से हो? कहती है इलाहाबाद से जो है कौन गांव से हो? तो पहली बोली, अरे ना ही जनलू, प्रयाग जी यानी प्रयागराज, महा मनई मकर नहाए जाला। मतलब वहाँ पे जो है मेरा मनई नहाने जाता है। दूसरी बोली, भला प्रयागराज के काहे जाती? ले कहें नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका-दक लगा रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गए रहे। फिर पहली वाली जो है बोलती है, आवे जाए के तो सब औते जात बाटे, मैंने आए जाएगा तो सब लोग आते जाते हैं। फुन इन शायद तो बेचारे विपत में पड़ल बाटेन। कहते आते जाते सब लोग हैं, अभी तो ये बेचारी जो है विपत में पड़ी है। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली मोंगल के सराय उतरलिन, हो द पुन चढ़लिन। देखिए ये लैंग्वेज थोड़ा सा ना मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना। आगे देखेंगे। दूसरी बोली, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरों मोरे संग रही, दकोने टिसिनिया पर ऊकर मलिकवा मतलब उसका मालिक उतरे से की ज़रूरत गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ निहारी, नरियाए ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए। फिर पहली औरत जो है बोलती है, वो मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रैलियो कहूँ खड़ी होला। कहती मतलब वो जो ना समझ है, भला किसी के चिल्लाने से वो रेल जो है खड़ी होती है। इसकी सब बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े, कुल कमरे के जो लोग थे वो हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पोले बाटू की नाही है ना। हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले, अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहले न फरागत से उदे उतर लेना। चौथी बोली, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न कि हो गोइया है, मतलब हम तो इनके आदमी को देखे नहीं कि कहाँ गए। तीसरी बोली फिर कि हम देखे रहेल हो, मजे एक टोपी देहले रहेल, मतलब कहती है मैंने देखा था कि वो जो है मजे का एक टोपी पहना हुआ था। इस तरफ उनकी बेसिर पैंट की बातें सुनते सुनते बंसीधर उब उठे, यानी बंसीधर वहीं बैठे थे, इनकी बातें सुन रहे थे, वो उब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें भी डरा रही हो, ज़रूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे कहीं
दूसरी गाड़ी से भी वो वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पे पहुंचा दूंगा। कौन कहता है? बंसीधर। आगे देखिए, बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। कहती हैं कि हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो। नाही भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कहीं। अरे एके एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। अब जो यहाँ पे ज्ञान गाथा होने लगी, ज्ञान की बातें होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छीट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। उसमें जो है एक स्त्री थी जो फरासीसी छीट की जो धुलाई ओढ़े थी, यानी धुलाई में चादर ओढ़े थी, अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक हाँक निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है और आचरण इसका अच्छा नहीं है। यानी वो जो देखती थी बंसीधर को, क्योंकि वो जो है इनका दोस्त ही रहता है नवल किशोर, है ना। तो इनको देखता है, अब इनके जो है मन में ये सोचते हैं देखते भले घर की दिख रही है, लेकिन इसका जो है चाल चलन आचरण जो है अच्छा नहीं लग रहा। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। गाड़ी जो है इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। न कहाँ से छूटी? नैनी से। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया जे केहू बिना टिकट के आवत होए तो ओकर का सजा होला। कहते का भैया, जो बिना टिकट का कोई आता है तो उसकी का सजा होती है। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दी है। यानी उसके पति को बोलती है कि उसको ये नहीं पता कि मेहरारू को बैठा दिया, और अपुआ तउन टिकस ले के चल दिया, और अपने जो है टिकस ले के चल दिया। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठीबान भी था। देखिए, ये भी गौड़ पात्र में आएगा, लाठीबान। ठीक है, उस गाड़ी में एक लाठीबान था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। यानी तो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो तब ये जो छोड़ने की बात कर रहे थे ना बंसीधर, कि मैं इसको छोड़ाऊंगा तो कोई लोग, उसमें पता ही है आपको, 4 लोग रहें, 4 तरह की बातें होती हैं। उसी में से किसी ने बोला कि ये जो है अपना गहना वहना लेकर ना रफू चक्कर हो जाएं, तो उसमें लाठीबान जो होता कहता है, हम कहा भैया ये में हमारियो कोनो साझा होला। फिर इसकी बात पर बंसीधर को क्रोध से लाल, इसकी बात पे जो बंसीधर क्रोध से लाल हो गए, बिल्कुल होंगे, है ना। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतारना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वो बोली, अरे जाने भी दो किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख कर छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा हो गया, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। वो जो स्त्री बैठी थी उसने जो है टिकट नहीं लिया था, है ना। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गए, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि
एक के बाद दूसरी आफत में फंसते जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते देखा। तू ही इन स्त्रियों से, कहते हैं कि तू ही जो है उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। कौन थे वो? नवल किशोर थे, है ना। फिर कहते हैं, अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वो तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? यानी वो जो रहती है बहू, वो किसकी बहू रहती है? नवल किशोर की रहती है ना। तो वे लोग पालकी गाड़ी में बैठी है। कहते हैं वे लोग पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहें कि मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। कहाँ से? तो कलकत्ते से नहीं, बल्कि मुग़ल सराय से। ठीक है, मुग़ल सराय से ही इनके साथ ही थे। किसके साथ? वंशीधर के साथ। ठीक है ना। तुम जब मुग़ल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़ी दर्जे के ऊपर वाले बेंच पे लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा सा देख लें। करते करते जो है यहाँ तक नौबत आ पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, अरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहले ही बार में रेल आग रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। कहता है जी नहीं। फिर नवल किशोर कहता है, जी नहीं, डर किस बात का था? तुम दोनों गाड़ी में न थे? हाँ। कहता है, हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इम्पोर्टेंट लाइन है ये सभी, है ना। कहते हैं, अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इम्पोर्टेंट लाइन है, आगे देखेंगे। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है। कहती है, खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। राजेंद्र बाला खुश। ठीक है, ये रहा धुलाई वाली कहानी। तो यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। ये कहानी पढ़ लीजिए, प्रश्न आप लोग खुद ही भी जान सकते हैं कि कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। बाकी मैं इसका जो भी मैं प्रैक्टिस कराई हूँ उसका लिंक मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। प्रश्न आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कहानी को जो हम पढ़ेंगे, अगली कहानी जो होगी वो हमारा होगा एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की, है ना। तो आशा करती हूँ कि क्लास आप लोग पूरा ज़रूर देखे होंगे। ज़रूर देखा करिए क्लास को, क्योंकि ये बुक के माध्यम से जो मैं आप लोगों को कहानी पढ़ा रही हूँ, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए आप लोग और बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करिए। आप लोगों ने फॉर्म डाला है तो आप लोग ये सोच के चलिए कि जनवरी में आप लोगों का पेपर होने वाला है ना। तो उसकी तैयारी में आप लोग लगे रहिए। सबसे बेस्ट तैयारी जानते हैं, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, यूनिट 2, खास करके यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3, है ना। इन तीनों को अच्छे से जो है आप लोग थ्योरी क्लास भी पढ़िए और जो PYQ है उसको अच्छे से पढ़िए और कंटेंट भी अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल, क्योंकि आप सभी को पता है डीप प्रश्न आएंगे। अब पिछला पेपर आप लोगों ने देखा होगा, डीप जो है पूछा गया था। तो ये नौकरी का जो सवाल है, नौकरी गवर्नमेंट आपको एक जॉब देगी तो उसके लिए जो है क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे, टफ ही आएंगे, है ना। क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, पहले इंटरव्यू था तो क्वेश्चन जो है उतना हाई नहीं आता था। ठीक ना। तो खैर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।